हम पहुंचे हैं पीएपी कम्प्लेक्स जलंधर में, जहां पे हम बात करेंगे वेरियस क्वेश्चंस को लेके। यहां पे एमएफ फारूकी सर आईपीएस एडीजीपी पीएपी की स्थापना उसके लेकर और अन्य क्यों हुई, कैसे हुई, और जहां पे कितने नौजवान जो हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं और यहाँ से कितने पास हो, इस तरह के अन्य सवालों को लेकर बातचीत करेंगे फारूकी सर से। सो फारूकी सर, आपका स्वागत है जी, धन्यवाद हो। थैंक यू जी। तो सर, सबसे पहले जी पीएपी की स्थापना कब हुई? देखिए, पीएपी एक एडिशनल फोर्स के तौर पे 1941 में लाहौर में इस्टेब्लिश हुई थी। तकरीबन 1000 की नफरी के साथ इसको शुरू किया गया था और 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो इसका हेडक्वार्टर लाहौर से हटाकर यहाँ जलंधर में बना दिया गया जी। सर, सबसे पहले जहाँ लाहौर से लेकर जलंधर में ही आया था जी हाँ। और सर, जैसे ये आर्मड पुलिस है, पंजाब पुलिस और पीएपी का कोई तालमेल है जहाँ ये अलग फोर्स है वो अलग फोर्स? देखिए, ऐसा है कि हर स्टेट में सिविल पुलिस और आर्म्ड पुलिस दो कंपोनेंट होते हैं, जिसमें सिविल पुलिस का काम ये होता है कि वो एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर जितनी इश्यूज़ हैं वो उसको देखभाल कर रहे होते हैं। और जब स्टेट को आर्म्ड इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाए जिसमें आर्म्ड फोर्सेस या प्रोफेशनल फोर्सेस को बुलाना पड़ जाए और वो हैंडल करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड फोर्स की ज़रूरत होती है, उसके लिए आर्म्ड फोर्सेस हर स्टेट के अंदर होती है, जिसमें पंजाब की आर्म्ड फोर्सेस पीएपी है। सर, ये आपके जो पीएपी कम्प्लेक्स है आपके नेतृत्व में अभी चल रहा है, आप मौजूदा एडीजीपी हैं, यहाँ पे कितनी बटालियंस हैं यहाँ पे? देखिए, टोटल हमारे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग जगहों पे है जी। 15 बटालियन हैं जो अभी इस वक्त में, जिसमें 7 इंडिया रिजर्व बटालियंस हैं और 8 पंजाब आर्म पुलिस पीएपी की बटालियंस हैं, और इसके अलावा 5 कमांडो बटालियंस हैं। सर, अभी तक यहाँ से कितने लोग मेल और फीमेल पास हो चुके हैं, जब आपने बताया 1947 में ये कोई तफसीली की? नहीं, देखिए, पास आउट तो ये एक बहुत बड़ा डाटा है, इसको तो आप नहीं फिगर आउट कर सकते। लेकिन ये कि टोटल फोर्स जो है वो तकरीबन 13,000 के आसपास है हमारे पास, और इसको हम जब इसकी कमी होती है, इसमें वैकेंसीज होती हैं, तो सरकार की तरफ से रिक्रूटमेंट होता है और भर्ती होती है, तो ये एक सिलसिला प्रोसेस चलता रहता है। सर, ये मेरा सवाल ये पूछने का मतलब था, यहाँ पे बहुत से जब 1947 में यहाँ से आई, लाहौर से सीधा जलंधर में आई है, और ये पंजाब पुलिस और पीएपी में जो अलग अलग फोर्सेज हैं, तो बहुत से लोग जैसे देहात क्षेत्र में थे तो वो पीएपी में ज़्यादा होते थे जहाँ पे, तो अभी तक जो पास आउट होने की बात है, तो अभी तक जब पहले पिछले समय में हमारे जो लोग थे, पेरेंट्स थे, वो फीमेल को किसी भी फोर्स में, अभी तो बीएसएफ में भी जाने लगे, सीआरपीएफ, आईटीबी, तो पंजाब पुलिस में भी है, तो अभी तक अभी जो मौजूदा समय में यहाँ पे कोई ट्रेनिंग चल रही? नहीं, ट्रेनिंग चल रही है लगातार, इस ऑनगोइंग प्रोसेस, और इस ऑनगोइंग प्रोसेस में फीमेल भी हैं, लड़कियां भी हैं, बच्चियां हैं, और मेल मेंबर्स भी हैं, और उस रिक्रूटमेंट में जो उनके स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक इनके रिक्रूटमेंट होते हैं, और इनकी कॉन्स्टेंटली उसी प्रोफेशनल पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेनिंग होती है जिस पे मेल मेंबर्स की हम ट्रेनिंग कराते हैं। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पंजाब में फीमेल जो कांस्टेबल्स हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका रेशियो बढ़ रहा है, और काफ़ी बड़ी तादाद ऐसी है जो पंजाब पुलिस में महिलाओं का नेतृत्व जो है वो काफ़ी हद तक, सब्सटेंशियल हद तक बढ़ गया है। तो सर, इसके लिए एजुकेशन है, जैसे प्रवेश होता है, यहाँ से कांस्टेबल की भर्ती है, पहले इंस्ट्रक्शन सीख, मतलब जो लो एंड ऑर्डर, अभी कोई खास एजुकेशन होती है यहाँ पे पीएपी के, या 10th 12th या बीए वगैरह जो कुछ? नहीं, देखिए, ऐसा है, जो स्टैंडर्ड है डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एजुकेशनल पैरामीटर्स हैं, पर उन एजुकेशनल पैरामीटर्स के बाद यहाँ की जो ट्रेनिंग है वो उनकी प्रोफेशनल कोर्सेज तय किए गए हैं, और जो ड्यूटी उन्होंने परफॉर्म करनी है उसके अकॉर्डिंग फैसला होता है कि वो उनको क्या ट्रेनिंग दी जानी है और क्या तैयारी करी जानी है। ट्रेड के हिसाब से, अगर कोई ट्रेड के हिसाब से
जैसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स जहाँ पे भी ट्रेन होती है तो उनको डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है उसके अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। और आर्म्ड फोर्सेस का चूँकि आर्म्ड इंटरवेंशन है तो इसके लिए उनको स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में जहाँ उनको बल प्रयोग करना हो, जहाँ पे ज़रूरत इसकी पड़ गई हो कि बल प्रयोग करना पड़े, अगर जो क्राउड राउडी हो गया हो या जो समाज में नुक्स अमन का अंदेशा हो गया हो, उसको देखते हुए एज़ पर लॉ जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड है उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है। सर जैसे हमारे पंजाब या आप तो एडीजीपी यहाँ पे हैं, विभिन्न जगहों पे आपने जॉब की है, तो बहुत से लोग पंजाब के साथ साथ अन्य जो राज्य हैं वहाँ पे बेरोजगार, और पंजाब के लोग वह जहाँ पे आना चाहते हैं पीएपी, उनको खास तौर पे कौन सी एजुकेशन लेनी, जब मार्गदर्शक कई बार अच्छा नहीं होता, उनको किस तरह से करना चाहिए पीएपी ज्वाइन करने के लिए? नहीं, आप सवाल अपना दोहराइए फिर। पीएपी ज्वाइन करने के लिए जो बहुत से नौजवान युवक हैं वो पीएपी ज्वाइन करना चाहते हैं जी। और उनको क्या करना चाहिए? मार्गदर्शन कई बार बहुत से लोग यहाँ पे कॉलेज जहूर है उसे मतलब अच्छी तरह से नहीं होता जी, तो जी। आप बतौर एडीजीपी वो मैसेज दीजिए, बताइए भी किस तरह उनको आना चाहिए, पीएपी में कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए? देखिए, इसमें काफ़ी अवेयरनेस है पहले से ही, और इस के पैरामीटर्स जो हैं वो पहले से डिसाइड किए जाते हैं। रिक्रूटमेंट तकरीबन आप आज की मौजूदा गवर्नमेंट में लगातार हर साल हो रहा है, तो उसकी सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो वेबसाइट्स के ऊपर दिए गए हुए हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको पहले एक टेस्ट पास करना होगा, रिटन टेस्ट, और उसके बाद उनका फिज़िकल जो है वो चेक होता है कि फ़िज़िकली वो कितने एबल हैं। तो इसके लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को नापने के लिए किए जाते हैं। इसकी सारी जो डिटेल है वो अलग अलग प्रोवाइड करना मुमकिन नहीं है, पर ये जो है हर जगह पर अवेलेबल है। और आजकल के दिनों में प्रोफेशनल कोर्सेज भी होने लगे हैं जो कोचिंग सेंटर्स तैयारियां कराते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको इन्हीं वेबसाइट्स पे जा कर के जो रिक्विजिट इंफॉर्मेशन है उसके बारे में पता करना चाहिए। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके अंदर पढ़ाई करके एग्जामिनेशंस में अपीयर होना चाहिए, और अपनी फिज़िकल जो पैरामीटर्स है उसके लिए लॉन्ग जंप करना, रनिंग करना, हाई जंप करना, और इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस उसको बहुत ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे इस सवाल के बारे में ये है कि पहले तो वो वेबसाइट देखें और फिजिकली फिटनेस के लिए वो अपना जो भी किस तरह का करना, फिजिकल फिटनेस के लिए विलेजेस में लगातार लोग तैयारियां कराते भी हैं। बहुत सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके पुलिस लाइंस में भी पंजाब पुलिस भी ऐसा कराती है कि जब अगर रिक्रूटमेंट हो रहा हो तो वो स्पेशल बच्चे जो तैयारी करना चाहें उनके लिए उस्ताद लगा करके उन बच्चों को उनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए तैयार करते हैं। तो ये वहाँ पर भी अवेलेबल है, और इवन बच्चों में रुझान बढ़ा हुआ है थोड़ा फ़िज़िकल फ़िटनेस का। या बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर वो अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को मेंटेन करें और पढ़ाई में अपने आप को थोड़ा बेहतर करें तो बहुत आसानी के साथ एक बेहतर कैरियर पंजाब पुलिस में किया जा सकता है। सर इस गुफ्तगू के दौरान अगर मैं कोई बात पीएपी के रिगार्डिंग पूछना भूल गया, आप बताना चाहते हो, और सेकंड जैसे आपने मैसेज दिया, आपने बातचीत की भाई लोगों को इस तरह से फिजिकल फिटनेस, पंजाब में नशों का दौर बहुत चल रहा है जी। नशों का दौर पर बतौर एडीजीपी आप डिफरेंस स्टेट्स में जिलों में रहे हैं, इसके लिए पहले तो आप ये बताइए नौजवानों को क्या पीएपी में भर्ती होने के लिए तो बता दिया, तो नशों के बचने से लिए पुलिस की ओर से जा देखिए, नशा जो है एक ऐसी बीमारी है जो समाज के हर एक हिस्से को अफेक्ट कर रही है, और इसके रीज़न्स भी काफ़ी वेरीड हैं। किसी एक रीज़न को हम इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि इस वजह से ऐसा हो रहा हो। जैसे मान लो आम तौर पे लोग बेरोज़गारी या गरीबी को इसकी ज़िम्मेदारी ठहरा देते हैं, तो रीज़न्स वेरीड हैं। क्योंकि अगर सिर्फ गरीबी होती तो फिर वो जो प्रॉस्परस लोग हैं, जो धनी व्यक्ति हैं, उनके बच्चे इसका शिकार क्यों हो रहे होते। तो जो रीज़न्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए लगातार ये एफ़र्ट हो रहा है कि एजुकेट किया जाए बच्चों को, उनके अंदर एक
समझ पैदा की जाए जिससे वो नशे की तरफ ना जाएं। दूसरी बात, पंजाब पुलिस ने इस मामले में बहुत ही तारीफ़ के काबिल काम किया है कि हमारे डीजीपी साहब के नेतृत्व में और हमारे सीएम साहब की दिशा निर्देश में बहुत बड़ा कारनामा किया है। मैं ये कहूँगा कि पिछले दिनों लगातार जितनी बड़ी तादाद में नशे की खेपें पकड़ी गई हैं अनप्रेसिडेंटेड है और लगातार इस बात का दबाव है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस मामले में समाज को थोड़ा सा आगे आना चाहिए और उनको अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर थोड़ा गौर करना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि उनके डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं। जी बिल्कुल। अगर डूज़ एंड डोंट्स बच्चों को क्लियर हों और उनकी जो कोमल हृदय है, अगर उसके ऊपर ये बात लिख दी जाए कि नशा इंसान के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है और समाज के ख़िलाफ़ है, तो मुझे लगता है कि वो किसी भी तरह की जितने भी चैलेंजेस उनकी ज़िंदगी में आएंगे उससे वो लड़ कर के बाहर निकल जाएंगे, लेकिन नशे का शिकार नहीं होंगे। मतलब पूरी बातचीत का ये है फिर उनको कन्वे करना चाहिए पेरेंट्स की ओर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले पेरेंट्स की ओर से करना चाहिए, उसका टेस्ट देखना चाहिए किस तरह से है वो। पेरेंट्स को, स्कूल को अपने बच्चों को इस बात के लिए तैयार करना चाहिए। आप ये जान लीजिए कि सर्टेन ट्रेड्स ऐसे होते हैं जिसकी तैयारी अगर इंसानी जहन कर लेता है तो वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। अगर बहुत सारे मैंने समूह ऐसे देखे हैं जिनमें शराब पीना जो है वो वर्जित है। अब ये फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो है उनके जहनों पे ये लिखा हुआ है कि शराब नहीं पीना है, तो चाहे आप उनके सामने शराब के दरिया बहा दीजिए, अगर वो सामने होंगे तो भी वो उसको नहीं छुएंगे, है ना। तो इसलिए वो जो मेंटल प्रिपरेशन है वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग करनी पड़ेगी। अगर हम वो नहीं करेंगे और हम इसी तरीके से चीज़ों को हैंडल करते रहेंगे तो चैलेंजेस तो हर ज़िंदगी में आते हैं, और जब उन बच्चों के सामने मुश्किल वक्त आएगा, चैलेंजेस सामने आएंगे, तो हो सकता है कि वो उसके सामने सकम कर जाए। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया तरीका जो है वो एजुकेशन है, और एजुकेटेड यूथ जो है वो नए समाज का निर्माण कर सकता है। जागरूकता एजुकेशन समाज के लिए ना। तो सर ये बातचीत हमने की है, मैंने पहले भी बातचीत की थी, ये मेरा सवाल पूछने का मकसद ये सब, मैंने यहाँ से इसको पहले आपसे बातचीत हुई, थोड़ी सुनी मैंने आपकी, आप अध्यात्म की बात करते तो समाज की बात करते, जैसे मैंने बोला आप चिंता भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं और उसका समाधान भी, इसीलिए मैंने नशों को लिए एज ए अधिकारी भी बातचीत की है और एज ए समाज के नागरिक। सर अध्यात्म की बात, जैसे आपके पास बहुत से लोग आते हैं, अगर कोई निजी है, लोन नहीं है आपका, तो आता है, आप उसको किस तरह से करते हैं, मेरा निजी काम है, आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, तो अध्यात्म की बात है, धर्म की बात है, तो उसको कैसे आप करते हैं? देखिए ऐसा है, इंसान का काम ये है कि इंसान के काम आए जी। और मेरे पास अगर लोग आते हैं तो वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ भी आते हैं कि एज अ पुलिस ऑफिसर मैं उनकी कोई मदद कर सकता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि हर इंसान को जहाँ जहाँ पे जितना भी वो जिस काबिल है उसको इस बात का ज़रूर एफर्ट करना चाहिए कि उसकी ज़ात से लोगों को आसानियाँ हो जाएं, और अगर इंसान ख़ुद आसानियाँ देने वाला हो जाएगा तो रब की तरफ से भी उसको आसानी मिलने लग जाती है। तो मुझे लगता है कि अपने रब की रहमत को अट्रैक्ट करने के लिए लोगों के साथ रहमदिली का सलूक ज़रूर करना चाहिए। इससे समाज के अंदर भी एक बेहतर माहौल बनाने में कामयाबी हासिल होती है, और वो जो दबे कुचले लोग हैं जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर करके आप अपने लिए भी सुख हासिल कर सकते हैं। मतलब आम लोग, आम व्यक्ति या कोई किसी चीज़ में सक्षम है तो उसकी सक्षमता के आधार पे उसे जो सामने वाला है उसके लिए बशर्ते कि वो जो सामने वाला है उसको जज करना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, जैसे आप इस मद पे बैठे हैं, बहुत से लोग आते हैं कुछ ना कुछ ऐसे मैनिपुलेट करके लाते हैं, उससे तो आप करना चाहिए ना, तो ये हो सकता है पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। जो हो सकता है, जाहिर सी बात है, अगर कोई गैर कानूनी डिमांड कर रहा होगा, कोई ऐसी बात कर रहा होगा जो लेजिटिमेट नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसको मना ही किया जाना चाहिए। वो तमाम बातें जो एक सिटीज़न के तौर पे किसी को हासिल होनी चाहिए, मैसर होनी चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन को वो काम करना चाहिए,
वो जितनी बातें हैं उसके अंदर ज़रूर फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। हाँ सर, और कोई बात जो आप बताना चाहते हैं हमारे लोगों को, या हमारी युवा पीढ़ी को मैसेज, या हमारे लोगों को, या किसी भी को कोई बातचीत किसी भी तरह की? देखिए, मैं लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से अपने नौजवान बच्चों से, कि इंसान को ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी में नाकामियाँ जो हैं और वक्ती तौर पे आती ज़रूर हैं। जैसे रात होती है, अंधेरा होता है, पर सुबह भी ज़रूर होती है, सूरज निकलता है। अब मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि अगर सचिन तेंदुलकर साहब को अगर देखें हम, तो उनकी जो शुरुआती इनिंग्स हैं उसके अंदर कोई बड़े स्कोर नहीं हैं उनके पास, ठीक है। तो अगर इस बात से वो हताश हो करके क्रिकेट छोड़ देते तो आज क्रिकेट को भगवान न मिलता, इतना मकाम हासिल ना होता। तो जो वक्ती नाकामी है, आज कोई अगर 0 पे आउट हो रहा है तो कल आने वाले दिनों में सेंचुरी बना सकता है। तो इसलिए इंसान को अपने मुनासिब वक्त का इंतखाब करना चाहिए और वेट करना चाहिए। और नाकामी से घबरा के, जो आम तौर से मैंने देखा है कि बच्चे इंतहाई कदम उठा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ये कोई बात है? मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारी तरबियत में कोई कमी है। हम उनको ये समझा सकने में नाकाम रह रहे हैं एज अ सोसाइटी कि ज़िंदगी कामयाबी और नाकामियों का एक समुच्चय है, एक गुलदस्ता है। और इसमें वक्ती नाकामी से अगर इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए कोई इंतहाई कदम उठा लेता है तो ये ना सिर्फ बड़ा क्राइम है समाज के प्रति भी, उनके अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के प्रति भी, बल्कि अपने प्रति भी, क्योंकि जो ये जीवन है ये बहुमूल्य है। और परमात्मा ने जब को हमको ये शरीर, ये जीवन दिया है तो उसका मकसद है, और उस मकसद को पूरा किए बगैर अगर इंसान इस दुनिया से चला जाता है अनटाइमली, तो ये अपने रब के प्रति भी अनादर है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि बच्चों की ये ज़हनी तरबियत करनी चाहिए, संघर्ष करने के वक्त का मादा पैदा करना चाहिए, उनको इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि जो क्षणिक असफलता है उसकी वजह से कोई ऐसा इंतहाई कदम ना उठाएं और ज़िंदगी में को थोड़ा वक्त दें। हर रात की एक सुबह है और ये ज़रूर उनके लिए कामयाबियों का पैगाम लेके आएगी। और दोस्तों, ये थे ADGP MF फ़रूकी सर, जिन्होंने यहाँ PAP के बारे में बताया कितने लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे कितनी बटालियंस हैं, और साथ ही साथ उन्होंने नौजवानों, जो हमारी युवा पीढ़ी है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे नौजवान हैं, जो कहें उनके भर्ती होने के लिए, या उनको अपना किसी भी तरह की उन्होंने वो भी कंडीशंस बताई और एजुकेशन के बारे में, और साथ ही साथ समाज की चिंता करते हुए उन्होंने कैसे बताया। अगर नौजवानों को बहुत बढ़िया मैसेज उन्होंने लास्ट में दिया कि किसी भी नौजवान को अपनी मेहनत करते हुए किसी भी कब घबराना नहीं चाहिए, डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए, फिर वो आगे जरूर काम करें, क्योंकि कोई ना कोई समय ऐसा आ जाएगा जब वो अपने मुकाम को हासिल करें। और साथ में उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, और साथ ही उन्होंने अध्यात्म की भी बात करते हुए जो बहुत सी बातें की। हम प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक, आवाम तक इनसे की गई बातचीत पहुँचाएँ, ताकि जो ADGP MF फ़रूकी सर से बातचीत की है लोगों तक पहुँचे, उससे कोई भी किसी तरह का पॉजिटिव जो प्रभाव पड़ सके। और जो हमारी युवा पीढ़ी है किसी न किसी कारण पर मानसिक तौर पर परेशान है, जहाँ अपने एग्जाम्स में या अपनी लाइफ में, उसको किसी भी तरह का गलत जड़ा कदम जो भी है नहीं उठाना चाहिए, उसको मेहनत करनी है, संघर्ष करनी है। और दूसरी बात, पेरेंट्स को भी उन्होंने बहुत बड़ी अपील की है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे की जो किसी भी तरह की आदतें हैं उनको देखना चाहिए और उसी आदत के मुताबिक उसको, और नशों को लेकर जो उन्होंने बताया, हम सब बुरी बात जो अपने प्रयास करते हैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक, आवाम तक, चाहे PAP कम्प्लेक्स जलंधर से दा भारत DD समाचार के लिए दलजीत अजनोहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।